हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम पेट के लिए 2023 में जो होगा उसके लिए हम घटना चक्र के बुक का नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर वाइज सिलेबस को कवर करेंगे। पेट 2023 के सिलेबस में पहला टॉपिक है प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हम देखेंगे कि क्या है। पशुपालन जो इसमें बुक में है, जो पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया है वो नवपाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड को स्टार्ट कर दिया, लेकिन टॉपिक दे रखा है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम पहले इतिहास को देखें तो इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इतिहास को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा कहते हैं ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल में है जो वह आता है हमारा, जब पाषाण काल आता है। पाषाण काल में भी कौन कौन आते हैं, तो पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। ये 3 भागों में डिवाइड होता है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल की है, जिसमें प्रमाण तो लिखित पाए गए हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है उसकी लिपि को। जबकि प्रागैतिहासिक काल में और आद्य ऐतिहासिक में मात्र होता है पुरातात्विक साक्ष्य, जिससे हम चीज़ों को समझ पाते हैं। चलिए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो पहला टॉपिक दे रखा है कि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। तो हम देखते हैं कि जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ वो मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल में स्टार्ट होता है। पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो आदमगढ़ मिलते हैं, जो एमपी में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, तथा बागोर बिलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो मतलब पशुपालन का साक्ष्य 2 जगह मिला। एक तो मिला हमारा आदमगढ़ और दूसरा राजस्थान के बागोर। फिर नेक्स्ट देखें हम अपने वीडियो को। मध्य पाषाण काल माधा, जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण के प्राप्त हुए हैं। तो मतलब माधा से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखें, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। नर्मदा क्षेत्र की खोज किसने की थी, तो 1982 में हुई थी जो नर्मदा क्षेत्र की खोज, जहाँ पर मानव का सर्वप्रथम प्रमाण मिला था इंडिया में। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज-हुम में कश्मीर में से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज-हुम से मिले हैं, गर्त आवास के साक्ष्य। नेक्स्ट देखें, बुर्ज-हुम पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एंड पीटरसन ने की थी। नेक्स्ट देखें, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का स्थापना नवपाषाण काल में होता है, नियोलिथिक पीरियड में। सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन जो होता है, जो प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट होता है अनाजों का प्रोडक्शन, वो होता है नवपाषाण काल में ही। नवपाषाण काल में जो खाद्य उत्पादन करने लगते हैं। फिर बलूचिस्तान के कच्छ का मैदान मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। पहले माना जाता था कि मेहरगढ़ ही है जो प्राचीनतम खास के साक्ष्य मिले हैं खाद्यान्न के, जो गेहूं जौ हैं। लेकिन अब कोल्डियावा लहुरा देव को माना जाता है, लहुरा देव को। ये लगभग 8000 से 9000 BC तक का है पुराना। फिर चारकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। इसमें तांबे के साथ पत्थर का भी प्रयोग करने लगे थे, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखें, नौदा टोली मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जो खारगोन ज़िले में स्थित है। नौदा टोली का उत्खनन HD शांकलिया ने नौदा टोली का उत्खनन करवाया है। नेक्स्ट देखें, नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में वेलुजन्नम में संगन कल्लू से राख के टीले मिले हैं, नवपाषाण कालीन है जो। गिरुवर्डी गैरिक मृदबांड OCP के साथ हस्तिनापुर से मिले हैं। तो गैरिक मृदबांड पात्र हैं जो वो हस्तिनापुर से मिले हैं।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है। फिर नेक्स्ट देखें हम अपना इसमें भारत पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। सिंधु के प्रमुख स्थल अगर देखें और उसके उत्खननकर्ता और वर्ष देखें तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी करते हैं, 1921 में करते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी करते हैं, 1922 में करते हैं। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा करते हैं, 1953 में। लोथल की खोज एस राव करते हैं, 1955 to 62। लोथल है जो, अगर एडिशनल नॉलेज लें तो लोथल है जो ये भोगवा नदी के तट पे गुजरात में है, भोगवा नदी। और जो रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी के तट पर है। हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पर है। फिर नेक्स्ट देखें हम कालीबंगा अमलानंद घोष ने इनकी 1952 में किया गया था, ये राजस्थान में है। रंगपुर MS वस 1935 ये गुजरात में है। चनुदड़ो NG मजूमदार 1935 ये है जो घग्गर नदी के तट पर था। कालीगंगा चनुदड़ो सिंध नदी के तट पर है, सिंध नदी के तट पर है। सुरकोटदा JP जोशी है 1964। बनावली RS विस्ट 1975 ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो ईस्टर्न पार्ट है हड़प्पा सभ्यता का, यज्ञदत्त शर्मा 1958। फिर नेक्स्ट देखें कोटजी फजल अहमद खान 1953। सुतकांगेडोर RL स्टाइन 1927। मांडा JP जोशी 1982 जो J&K जम्मू कश्मीर में है। बालाकोट जॉर्ज एबडेल्स 1973-6। धौलावीरा JP जोशी 1967 से 68 गुजरात में इम्पोर्टेंट प्लेस है। मिथाथल सूरजभान 1968 में। राखीगढ़ी जो इंडिया में भारत की सबसे बड़ी साइट है, ये सूरजभान ने 1969 में खोजा। फिर देखते हैं भारत में सर्वप्रथम 1868 में एलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया। नेक्स्ट देखें राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल में स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट देखें राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदल गए देख ही लिए हम पॉइंट है कि भोपाल में है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल की है, अर्थात इसमें जो साक्ष्य हैं वो लिखित प्रमाण में तो पाए ही गए हैं बट उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं गया है, उसे लर्न नहीं किया जा सका है। और इसमें एकमात्र जो साक्ष्य हैं जानने के वो पुरातात्विक हैं, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग कालों में पाए गए मृदबांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व सिद्ध करते हैं। तो जो मृदबांड है वही बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य से पूर्व की है। काले रंग की आकृति चित्रित लाल मृदबांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता वहीं दूसर एवं चित्रित मृदबांड आर्यों से संबंधित मानी जाती। अगर हम देखा जाए हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा कालीन नदियां हैं उनके किनारे बसे नगर, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर है। नेक्स्ट देखें सोतकाहो शादी कौर आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। रंगपुर भादर नदी के तट पर है। कोटजी सिंधु नदी के तट पर है। कुड़ाल सरस्वती नदी के तट पर है। चनुदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। बनावली सरस्वती नदी के तट पर है जो राजस्थान में। मांडा चिनाब नदी के तट पर है। भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर है। दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर है। आमरी सिंधु नदी के तट पर है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर है। जो राखीगढ़ी इंडिया में सबसे लार्जेस्ट साइट है
लार्जेस्ट साइट है। नेक्स्ट देखें, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता जबकि सिंधु घाटी नगरीय थी। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी की जानकारी थी। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट देखें, परिपक्व हड़प्पा के दौरान हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाता था। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से ही माना जाता है। मूर्ति पूजा जो है हम लोग हड़प्पा काल में इसके अवशेष देख सकते हैं। हड़प्पा काल में इसके अवशेष देख सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति के मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है। तो गाय का चित्र हड़प्पा में नहीं मिलता है। जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है। नेक्स्ट देखें राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा से जुते हुए का खेत का साक्ष्य मिला है। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का वाला एक शिलालेख मिला है। फिर नेक्स्ट देखें, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी ईंटों की बनी हुई हल की प्रकृति प्राप्त हुई है। तो जो हल की प्रकृति प्राप्त हुई है वो बनावली से प्राप्त हुई है, जो मिट्टी की बनी हुई है। फिर सैंधो सभ्यता के महान स्नानागार साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सैंधो सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर है। राखीगढ़ी हमने ऊपर देखा। फिर नेक्स्ट देखें, राखीगढ़ी के स्थल की खोज सूरजभान ने की थी। तो राखीगढ़ी जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट है हड़प्पा की। सूरजभान ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो तथा चनोदड़ो दोनों ही सिंध प्रांत में और तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो और चनोदड़ो ये दोनों हैं जो ये सिंध प्रांत में है, सिंध नदी के तट पर। फिर दूसरा देखिए, रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के तट पर है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। रंगपुर में धान की भूसी के साक्ष्य मिले। रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 में शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। फिर नेक्स्ट देखें, रंगपुर में प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो रंगपुर से मिले हैं। प्राक हड़प्पा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता। यदि पूछ ले कि प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों काल के कहाँ अवशेष मिले हैं, तो रंगपुर में साक्ष्य मिले हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखें, दधेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत में लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ में के पास स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्व तट से दक्षिण में यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी के तट तक है। अगर हम देखें तो उत्तर में तो ये मांडा तक जाता है, लेकिन दक्षिण में ये देखें अगर तो ईस्ट में ये जो है हिंडन नदी के तट पर जाता है दक्षिण में, और जो पूर्व में तो हम इसकी सीमा देखते हैं ये आलमगीरपुर तक जाती है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते हैं। मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य भी मिले हैं। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर के जिस पर एक योगी चित्र की आकृति बनी हुई है। उस योगी के बाईं ओर बाघ, हाथी, दाईं ओर गैंडा और भैंसा और आसन के नीचे 2 हिरन के चित्र मिले हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण इसके 3 मुख हैं। मार्शल मर्दन ने इसे रुद्र शिव कहा है। रुद्र शिव। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने
1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटेगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमने हाईलाइट कर दिया इसे। 1922 में राखलदास बनर्जी ने लरकनाना के सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की दाहिने तट पर खोज की। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। हड़प्पा में सर्वप्रथम हड़प्पा में काल में सिंधु घाट में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। इसका उत्खनन कपास के सूत की प्राप्ति की गई है। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल पे है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मुहरों पर सर्वाधिक अंकन श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। नेक्स्ट देखें, कालीबंगा के मृड मठ का एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया जिसे एक पुरुष ला रहा है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक होती थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के द्रोणी में थी जो हड़प्पा के समकालीन थी। तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं क्योंकि इस नदी के अभाव में इसकी रेगिस्तान हो जाता। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक हैं। तो ये पूछ सकता है कि कौन सी सभ्यता है जो प्रथम लिपि आविष्कारक है। तो वो जो सभ्यता है सुमेरियन सभ्यता है जिसमें प्रथम लिपि आविष्कार करता है। सुमेरियन की यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीन लिपि माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक थी। तो पूछ सकता है सिंधु घाटी की जो लिपि है जो पढ़ी नहीं गई वो कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। प्रमुख धातुएं प्राप्ति स्थल के क्रम में देखें, तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान ओमान, लाजवर्द बदखशा अफगानिस्तान, टीन ईरान अफगानिस्तान, चांदी राजस्थान की जावर और अजमेर में खानों से, अफगानिस्तान ईरान से, सीसा ईरान अफगानिस्तान अजमेर से, शिलाजीत कहाँ से पाया जाता था, तो हिमालय से, और गोमेद गुजरात से। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस कड़ी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम पेट के लिए घटना चक्र की श्रृंखला में दूसरी क्लास ला रहे हैं जिसके तहत हम लोग वैदिक संस्कृति को देखेंगे। वैदिक संस्कृति है जो वह आद्य ऐतिहासिक पीरियड की है। और इस घटना चक्र में यदि देखें इसका पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो आर्य संस्कृति भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ, सांस्कृतिक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। फिर दूसरा पॉइंट देखें तो क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट देखें, वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो वह ऋग्वेद है तथा इसके सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है, और अथर्ववेद को सर्वाधिक आधुनिक माना जाता है। मतलब ये बहुत ही नया है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को वेद त्रयी मानते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में प्रारंभ में हमें 3 वर्णों का ही उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैश्य का हमें वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। यह 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से मानी गई है जो विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड एवं सामदेव में संगीत का विस्तृत उल्लेख है।
अर्थात यदि हम देखें तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है, यजुर्वेद में कर्मकांड है और सामवेद में संगीत है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं जिनकी कुल संख्या 1028 सूक्त हैं। अर्थात ऋग्वेद में 1028 सूक्त। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है जो वह 10 है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को ऋचाएँ सबसे प्राचीन मानी गई हैं। जो दूसरे से 7वां मंडल है सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल सबसे नवीनतम है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। अथर्ववेद में कुल 20 मंडल हैं, 230 सूक्त है, 5987 मंत्र हैं। इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इनमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में बताया गया है। तो तंत्र मंत्र वशीकरण के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। नेक्स्ट देखें, यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का वर्णन है वह यजुर्वेद से पता चलता है। ऋग्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो पद्य और गद्य दोनों में है कौन? कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्यायनी संहिता भी कहते हैं, वात्स्यायनी संहिता भी कहते हैं। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से इसका संबंध है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ, जिसमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी हैं। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो ऋचाएँ हैं वह ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद की 3 शाखाएँ हैं। पहला कौथुम, दूसरा रामणिनियम, तीसरा जैमिनी तो कौमुद, राणायनी तथा जैमिनी। उपनिषद दर्शन पर आधारित हो तो पूछा जाता है कि जो उपनिषद है वह किस पर आधारित है, तो दर्शन इसमें महत्वपूर्ण पार्ट है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष किस में है? तो मोक्ष की चर्चा जो है वह उपनिषदों में मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है, किसमें? कठोपनिषद में। ये इम्पोर्टेंट है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख हैं। विदे के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाड़ जाबाली, किकी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, ये महत्वपूर्ण शासक इसमें वर्णित हैं। वैदिक संहिता का अगर सही क्रम देखें तो वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण आते हैं, फिर आरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद। उपनिषद में हम देखते हैं कि दर्शन आधारित है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसका मूल उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सरस्वती ऋग्वेदियों की सर्वाधिक अगर पवित्र नदी पूछा जाए, पवित्र नदी, तो वह है सरस्वती। महत्वपूर्ण नदी, इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए तो सिंधु नदी का था। सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा कहा जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा काबुल नदी जो थी, काबुल नदी, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल और शुवास्तु, स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं। तो कौन कौन सी? कुभा, कुर्रम, गोमल, शुवास्ती, ये नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थीं। ऋग्वैदिक कालीन नदियों को देखा जाए तो दृशदती, घग्गर, शतुद्रदी, सतलज, परुषणी, रावी, कुभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, अश्कनी, चिन्हाप को कहते थे आधुनिक नाम, विपाशा, ब्यास को, गोमती, गोमल का उपनाम था, क्रुमु आज का आधुनिक नाम कुर्रम, शदानीरा जिसको आज हम गंडक कहते हैं, शुवास्तु स्वात नदी को कहते थे। आश्रम व्यवस्था, ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जो प्रचलन था वेदांतर काल में आया, वेदोत्तर काल में आया। अर्थात यह जो व्यवस्था है ये उत्तर वैदिक काल में आया, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में आया। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जबाल उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो यदि आप पूछ दें कि जबाल उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है,
ये छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान कहते हैं, वरुण देवता को। इस कारण वरु को ऋतस्य गोपा भी कहते हैं, ऋतस्य गोपा। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित भी माना जाता है। बृहस्पति को वैदिक संहिता साहित्य में विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख है। वह विदुषी स्त्रियां हैं अपाला, घोषा, विश्वस्वरा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो थी अगस्त ऋषि जी की पत्नी थी। वैदिक काल में जो सोने का हार था उसको निष्क कहा जाता था। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वरों का उल्लेख, सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। ये तीनों वर्ड ही है जो ये स्वर्ण सिक्कों को प्रदर्शित करते हैं। 1400 BC में बोगजोई मध्य एशिया का जो एशिया माइनर क्षेत्र के अभिलेखों में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का वर्णन मिलता है। इसमें जिसका वर्णन मिलता है वो इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे, नाश्य थे। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। जो शतपथ ब्राह्मण है वही यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र का संबंधित ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि गोत्र शब्द का प्रारंभिक वर्णन शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में गोत्र संबंधी शब्द का वर्णन किया गया। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वैदिक पीरियड में ही 10 राज्य युद्ध होता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। जो 10 राजाओं का युद्ध जो था वो परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। सुदास जी विजय हुए थे, भरतों के राजा थे। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे वह यदु थे, ध्रुवाम थे, पुरु थे, अनु थे, तुर्वस था। ऋग्वैदिक काल में जो यव शब्द है यह जौ को प्रदर्शित करता था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वैदिक काल में सभा और समितियां नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा और समितियां, सभा और समितियों को ही अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा जो थी श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो जो समिति थी आजकल के परिप्रेक्ष्य में से लोकसभा देख सकते हैं, और सभा जो थी इसको हम लोग राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं आज के संदर्भ में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, इसको हमने ऊपर बताया ही आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी राजा के रूप में हुआ है, जिसमें संबंधित 250 सूक्त इनको इंद्र को समर्पित हैं। नेक्स्ट देखें, ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। तीसरा वरुण है महत्वपूर्ण, जो समुद्र का देवता और ऋतु का नियामक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये 3रे मंडल में उल्लिखित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र जो हैं उग्रशर्वा ने किया था। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोमहर्ष ऋषि ने किसकी रचना की है, तो पुराणों की, जिसमें उनका योगदान उनके पुत्र उग्रशर्वा ने भी दिया था। पुराणों में भविष्यकाल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। सत्यमेव जयते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ये आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में भी ये हमारे राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। राज्य ये वचन, ये शब्द है जो ये भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है, सत्यमेव जयते। ये त्रेय और कौशिकी जो है ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
वैदिक काल में गाय को अघन्या, अर्थात ये ऋग्वेद वैदिक काल में इतना पवित्र थी कि इसे न मारे जाने योग्य कहा गया। इसे गाय को हमेशा लड़कियां ही दूती थी, इसीलिए उनको पुत्रियों को दुहिता भी कहा जाता था। तो अगर हम वैदिक काल के बारे में देखें तो वैदिक काल कैसी थी, तो जो ऋग्वैदिक काल ये इसमें पशुपालन प्रधान था। पशुपालन एक ग्रामीण सभ्यता थी। और जबकि उत्तर वैदिक काल को देखा जाए, तो इसमें कृषि प्रधान हो जाता है। कृषि प्रधान। तो आशा करते हैं आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आगे हमसे जुड़ने के लिए इसको और शेयर करिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम पिट के लिए 2023 के लिए घटना चक्र के क्रम में तीसरा क्लास लाए हैं, जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखेंगे। और सर्वप्रथम हम लोग बौद्ध धर्म को देखेंगे। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवन और शिक्षाएँ। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में होता है 563 ईस्वी में। बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गणराज की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वह सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग करते हैं, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ तक कि बुद्ध का जन्म जो होता है लुम्बिनी में होता है। पिता शुद्धोधन, माता माया, उनका वंश था कोली वंश। गौतम बुद्ध के बचपन में सिद्धार्थ नाम था। गृह त्याग 29 वर्ष में, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और आगे देखें, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमेनदेही अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। एक हिस्से मिलती है रुमेनदेही अभिलेख से। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग किया। तो कहाँ पर ताकि कुशीनारा में अपनी शरीर त्याग करते हैं, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट देखें, 6 वर्ष की अवस्था के कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप वह बुद्ध कहलाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य जो थे वो कौशल राज्य से थे। महात्मा बुद्ध वशराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए। तो ये प्रश्न बन सकता है कि महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किस शासक के काल में आए थे? तो वशराज उदयन के काल में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, जिसमें बुद्ध के शिक्षाओं का वर्णन किया जाता है। शिक्षाओं का वर्णन और नियम, जो उनका संघ था उससे संबंधित नियम को इसमें बनाया जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है वह बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद होती है, जो राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में होती है। शासक उस समय था अजातशत्रु और प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्षता महाकश्यप अध्यक्ष रहते हैं। तो पहले में क्या देखें कि राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में होता है, अजातशत्रु शासक रहते हैं, प्रथम जो अध्यक्षता थी महाकश्यप करते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति देखें तो कालाशोक इस समय शासक रहते हैं। कालाशोक शिशुनाग वंश के रहते हैं, जबकि अजातशत्रु जो रहते हैं वह हर्यक वंश का रहता है। तो ये हर्यक वंश का रहता है, हर्यक वंश। बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया जाता है। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति रहती है यह वैशाली में होती है। तृतीय बौद्ध संगीति देखिए मौर्य सम्राट अशोक के कार्यकाल में होती है।
पाटलिपुत्र में इसका आयोजन होता है। मोगलीपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में होती है। शासक कौन था? कनिष्क था। स्थान कौन था? कुंडलवन। इसी में जो हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है। महायान में इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था और देवदत्त ही था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रधान बनना चाहता था। बौद्ध सभाएं देखें तो प्रथम बौद्ध सभाएं 483 ईस्वी, राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। शासक हर्यक वंश के थे, अजातशत्रु। किस वंश के? हर्यक वंश के, जिसको पितृहंता भी कहते हैं क्योंकि इसने अपने पिताजी बिंबिसार जी की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी बीसी होती है, लगभग 100 साल बाद बुद्ध जी की मृत्यु के बाद। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष देते हैं शुभकामी और शासक थे कालाशोक जो थे शिशुनाग वंश के। शिशुनाग वंश। तृतीय बौद्ध संगीति होती थी 247 ईस्वी में बीसी। पाटलिपुत्र स्थान। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष। अशोक के कार्यकाल में जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, बिंदुसार उसका पुत्र था अशोक। ये मौर्य वंश का था, मौर्य वंश। चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन में, प्रथम ईस्वी शताब्दी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष। शासक कनिष्क था। इसी में बौद्ध जो धर्म था वह हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। देवदत्त पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था वह इस प्रकार है। दुख है पहला, दुख समुदाय, दुख, फिर दुख निरोध तथा दुख को निरोगामी प्रतिपदा, दुख निरोध तीसरा, फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अर्थात 4 अर्थ माना बुद्ध जी ने। पहला दुख तो है, फिर दुख का कारण होता है, फिर दुख निरोध उपाय होते हैं, फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा होता है। बुद्ध के जीवन संबंधित प्रतीक जन्म जो है कमल और षाढ़, कमल षाढ़। महाभिनिष्क्रमण जो है घोड़ा। निर्वाण पीपल बोधि वृक्ष। महापरिणव स्फुतु। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। कर्म सिद्धांत में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी। तो आनंद के कहने पर ही वैशाली में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति देते हैं बुद्ध जी। आनंद बहुत रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री जो थी महाप्रजापति गौतमी थी, जो उनकी मौसी भी थी, पालनकर्ता भी थी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक में ही सभी शिक्षाओं नियमों का वर्णन मिलता है। ये 3 जो पिटक हैं वह हैं शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। फिर हम लोग देखें नेक्स्ट इसके बारे में। नेक्स्ट देखें तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित इन्हीं पिटकों में किया गया था। जो विनय पिटक था उसमें संघ संबंधित नियम थे, संघ संबंधित नियम और आचार की शिक्षाएं थी। जबकि सुत्त पिटक इसमें जो था धार्मिक सिद्धांत थे, और जबकि अभिधम पिटक जो था उसमें दार्शनिक जो दार्शनिक सिद्धांत थे वे वर्णित थे। थेरी गाथा जो था बौद्ध साहित्य था। थेरी गाथा 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं इसमें थेरी गाथा में। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित विश्व शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, भरौत
और सांची की स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। किसकी? भरहुत और सांची की स्तूप की। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय ईंटों की सहायता से हुआ। महास्तूप का, जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिकाएं बनी हुई हैं। शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया वेदिका भी पत्थर की बनाई गई। सातवाहन युग में वेदिकाओं के चारों ओर दिशाओं में 4 तोड़ लगाकर दिए गए। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है, अर्थात इसमें माना गया है कि जो पृथ्वी है वो क्षणभंगुर है। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, गौतम बुद्ध के जीवन पर अर्नाल्ड जो हैं उन्होंने लाइट ऑफ एशिया लिखा है। एशिया की इसे ज्योतिपुंज कहा गया है। लाइट ऑफ एशिया की पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कुषाण काल में ही गांधार मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों बैठी और खड़ी स्थितियों में बनाई गई। भूमि स्पर्श मुद्रा का सारनाथ की बुद्ध मूर्ति का संबंध का गुप्त काल से है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद है। नागा अर्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति था। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। तो नागा अर्जुन जो एक बौद्ध धर्म के विभूति रहते हैं, उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, जो नागा अर्जुन के दरबार से संबंधित थे। कनिष्क के दरबार में और अन्य विद्वानों को देखा जाए तो वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, चरक थे। हिंसांग ने अश्वघोष, नागार्जुन, कुमारजी और देव को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियाँ माना। अब अगला टॉपिक जो है महावीर जी को देखते हैं, जैनिज्म को कॉन्सेप्ट को समझेंगे। महावीर जी की जीवन और शिक्षाएं भी देखेंगे इस क्रम में हम। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं पॉइंट। पहला पॉइंट है, जैन धर्म के मूल संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। तो प्रथम तीर्थंकर इसे कौन स्थापित किया था जैन धर्म? ऋषभनाथ, या इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था और महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले ये BC में हुआ था इनका जन्म। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम कुंडलपुर में वैशाली के निकट 599 BC में हुआ था। महावीर की माता का नाम जो था त्रिशला था। ये लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थीं। पिता सिद्धार्थ थे इनके, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। महावीर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। इनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। जामाली इनका जो था दामाद था महावीर जी का, जो क्षत्रिय से हुआ। इनकी पुत्री का विवाह जो प्रियदर्शना थी, जिसका नाम जामाली था। बाद में ये है जो प्रथम इनका अनुयायी भी बनता है। जामाली उनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट देखें, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम देखें और प्रतीक चिन्ह देखें हम तो ऋषभनाथ पहले, उनका जैन जो चिन्ह था वो बैल था, सांड था। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे, जिनका संबंध हाथी था प्रतीक चिन्ह। अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, उनका शंख था। पार्श्वनाथ 23वें थे, उनका सर्प था। जो पार्श्वनाथ थे उनका सर्प था, ये 23वें थे, या वाराणसी में जन्म लिए थे। महावीर 24वें, ये सिंह थे। प्रभास सगीरी उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य शब्द का नाम दिया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात
जिम्बिका ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो कैवल्य की प्राप्ति कहाँ होती है? जिम्बिका ग्राम, ऋजुपालिक नदी, कैवल्यपुर ग्राम की प्राप्ति होती है शाल वृक्ष के नीचे। जबकि महावीर स्वामी को बोधि वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर प्राप्त होती है। इसी के परिणाम स्वरूप वो केवलीन कहलाएं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जैन धर्म में 5 महाव्रत है: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो जो ब्रह्मचर्य है, जो 5वां है, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा है। महावीर स्वामी ने जैन ग्रंथ धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवस्थित था। अर्थात जो जैन धर्म गृहस्थ जो थे उनको 5 वर्णव्रत के रूप में व्यवस्थित हुआ। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत हिंदू बिंदु था। इसमें अहिंसा पर बहुत ही बल दिया जाता था जैन धर्म में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनका चिन्ह था सिंह। जैन संगतियाँ देखें तो प्रथम संगति 310 BC में पाटलिपुत्र में होती है। अध्यक्ष स्थूलभद्र रहते हैं। द्वितीय 6वीं शताब्दी में वल्लभी में गुजरात में। 6वां श्रवण इसके अध्यक्ष रहते हैं। 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अगर पूछा जाए, इसमें पर्व देकर पूछता है कि सबसे प्राचीन जो वो जैन ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वह 14 पूर्व है। 12 अंगों में जैन सिद्धांत का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्यिक प्राकृतिक विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए हैं। तो अर्धमागधी में ही जैन साहित्य मैक्सिमम लिखे गए हैं। आचारांग सूत्र कृतांग, बृहत कल्पसूत्र आरंभिक जैन साहित्य हैं। अब इसी के अंतर्गत हम महाजनपद काल को भी देख लेते हैं, क्योंकि अगंतर निकाय की बात की जाए इसमें इसका वर्णन है। तो इसको हम 16 महाजनपद में इसको यहीं पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो महाजनपद एक अंग था। अंग की राजधानी चंपा थी। फिर था मगध की राजधानी राजगृह थी। फिर काशी था महाजनपद, जिसकी थी वाराणसी। फिर वत्सा महाजनपद, जिसकी कौशाम्बी। वज्जी थी, वज्जी की वैशाली राजधानी थी। कौशल था, कौशल के साकेत और श्रावस्ती राजधानी थी। अवंती था, जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। मल्ल थे, मल्ल की कुशीनगर पावा था। पांचाल था, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र कामपिल्य थी। चेदी की राजधानी श्योतिवती थी। कुरु इंद्रप्रस्थ था। मत्स्य विराटनगर था। कंबोज हाटक राजपुर था। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अश्मक की राजधानी पोटन या पाटलिपुत्र थी, जो एकमात्र दक्षिण में था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन होता है। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक रहता है, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया जाता है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया जाता है। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कड़ चौपड़ नामक गुफाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसी स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है संथाला माध्यम से अपने शरीर का त्याग करता है, संथारा विधि के द्वारा। श्रवणबेलगोला में गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री 981 BC में बाहुबली गोमठ की विशालतम जैन मूर्ति का निर्माण कराया। नेक्स्ट पॉइंट देखें। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। बाहुबली प्रथम
जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। तो पूछ सकता है महामस्तकाभिषेक किस धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है, तो वो जैन धर्म का है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। तो पूछ सकता है महामस्तकाभिषेक कहाँ आयोजित किया जाता है, तो 12 वर्ष पश्चात श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखें, प्रमुख भारतीय विद्वान उनके संरक्षक। तो कौन से जो स्कॉलर थे या विद्वान थे वो किसके संरक्षक, किस शासक के संरक्षण में थे, उनको हम देख लेते। हरिशेर जो रहते हैं समुद्रगुप्त के संरक्षण में रहते हैं, गुप्त वंश के। फिर कौटिल्य जो रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अश्वघोष कनिष्क के नागार्जुन, कनिष्क के चरक, कनिष्क के बाणभट्ट, हर्षवर्धन के, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के, कालिदास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। आशा करते हैं आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 90+ स्कोर लाने के लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव रहा है, और आशा करते हैं आपको पसंद आएगा और आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम पेट 2023 के लिए मौर्य वंश को देखेंगे, जो हिस्ट्री की एक नई कड़ी होगी। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश देखा जाए तो मौर्य वंश राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करता है। चंद्रगुप्त मौर्य और विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है और कुलहीन भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, गोंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एपियान्स तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। तो एंड्रोकोटस पूछे तो एपिनाइन प्लूटार्क, और सेंड्रोकोटस पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा है? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट पॉइंट देखें, प्रमुख भारतीय शासक तथा उनकी उपाधियां। देखा जाए तो भारतीय शासक और उनकी उपाधियां देखा जाए तो बिंदुसार अमित्रघात की उपाधि, अशोक देवनामप्रिय प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त कृतांत परशु, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा अधिराज, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। नेक्स्ट देखें, हर्षवर्धन शिलादित्य, कनिष्क देवपुत्र। नेक्स्ट देखा जाए अपना हम लोग तो जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का वर्णन किया है? जस्टिन ने। नेक्स्ट पॉइंट, कौटिल्य चाणक्य के द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र के शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। ये 15 अभिकरणों या भागों में विभाजित है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांक सिद्धांत बताया हुआ है कौटिल्य ने। वो कौन से हैं? पहला स्वामी, फिर दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, फिर पांचवा कोष, फिर दंड, फिर सातवां है जो मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी की विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखा जाए, प्रमुख राजवंश संस्थापक की राजधानियाँ। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था, राजगिरी राजधानी थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, पाटलिपुत्र में। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने, पाटलिपुत्र में। सातवाहन शिमुख संस्थापक, प्रतिष्ठान राजधानी। गुप्त वंश श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी। वर्धन वंश पुष्यभूति, थानेश्वर इसकी राजधानी। गढ़वाल चंद्रदेव, कन्नौज इसकी राजधानी। पल्लव वंश सिंह विष्णु, कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। और राष्ट्रकूट की राजधानी दंती दुर्ग थी।
और मान्यखेत इसकी जो राजधानी थी दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। तो सर्वप्रथम किसने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमण सेना को 305 ईस्वी में परास्त किया। तो सेल्यूकस को परास्त कब किया? सेल्यूकस को प्रकाप जो ये हराता है वह 305 में हराता है। नेक्स्ट देखें, 269 ईस्वी के लगभग अशोक का राज्याभिषेक होता है। अशोक के अभिलेखों में देवनाम पी उसका नाम मिलता है। देवनाम प्रियदर्शी अति देवताओं में प्रिय अर्थात पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग, दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम पी लिखता था। तो पूछ सकता है कि कौन अशोक की तरह देवनाम पी लिखता था? तो उसका पौत्र दशरथ जो था वो लिखता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, मौर्य काल में व्यापारिक काफलों को सारथवा की संज्ञा दी गई थी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और विहार यात्राओं पर रोक लगा दी तथा उनके स्थान पर धम्म यात्राएं प्रारंभ की। नेक्स्ट देखें, इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया 7वें अध्याय द इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्य साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं के क्रम दिए हैं। पहले वह लुम्बिनी जाता है, फिर लुम्बिनी के बाद वो कपिलवस्तु जाता है, कपिलवस्तु के बाद वो बोधगया जाता है, बोधगया के बाद वो सारनाथ जाता है, सारनाथ के बाद वो कुशीनगर जाता है, कुशी के बाद वो श्रावस्ती जाता है। ये इसका क्रम है। फिर नेक्स्ट देखें, कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। प्रथम शिलालेख में जो है वह पशु बलि की निंदा करता है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य पशु चिकित्सा की बात करता है। तीसरे अभिलेख में अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा होता है। पांचवा जो शिलालेख है धर्म मात्र की नियुक्ति करता है। छठा शिलालेख प्रशासकीय कार्यों का प्रबंधन करता है। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या करता है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। नेक्स्ट देखें, शिलालेखों जो 14 हैं का एक समय जो 8 विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं जो शिलालेख हैं। प्रमुख दर्शन देखा जाए, उनके संस्थापक को देखा जाए हम लोग तो न्याय दर्शन के महर्षि गौतम हैं इसके संस्थापक। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल हैं। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी हैं। योग दर्शन महर्षि पतंजलि हैं। वैशेषिक हैं महर्षि कणाद हैं। फिर नेक्स्ट देखा जाए हम लोग तो अशोक के शिलालेख अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि में मैक्सिमम लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख साबासगढ़ी और मानसेहरा जो है ये ब्राह्मी लिपि में और खरोष्ठी लिपि में। ये खरोष्ठी जो लिपि थी ये दाएं से बाएं लिखा जाता था, दाएं से बाएं इसमें लिखा जाता था। फिर नेक्स्ट देखें, तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला है जो सुरकिना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपि में लिखा गया है। द्विभाषिक ग्रीक एवं अरमाइक भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जेम्स प्रिंसेप के अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम प्राप्त होता है। दूसरा, प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, आप ऊपर बता ही चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की। तो पूछ सकता है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष पश्चात लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो 20 वर्ष। नेक्स्ट, अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने कारण लुम्बिनी ग्राम को बलि का कर माफ़ कर भूराजस्व 1/6 से 1/8 कर दिया था।
और धार्मिक कर माफ़ कर दिया था, धार्मिक कर माफ़ कर दिया था, कर माफ़ कर दिया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध 261 BC में जो होता है उसका वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के दीर्घ शिलालेख में सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने का कामना की गई तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे बृहद अभिलेख में दक्षिण भारत राज्यों, दूसरे बृहद शिलालेख में दक्षिण भारत चोल, पांड्य, सतयुटु, केरलपुतु सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है। इसके अतिरिक्त 13वें बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य एवं ताम्रपर्णी का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखें, मौर्य शासक अशोक ने 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंत्योकस द्वितीय सीरिया का शासक, तुरमाय टालमी फिलाडेल्फ मिस्र का राजा, अंतकी एंटिगोनाताश मेसिडोनिया का मकदूनिया का शासक, मग शायरस का शासक, अलेक्जेंडर एलेक्जेंडर एपाई एपिरस का राजा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भेजा गया यूनानी राजदूत था। दूसरा, मेगास्थनीस ने तत्कालिक भारतीय समाज के 7 श्रेणियों में बांटा। दार्शनिक, कृषक दूसरे थे, तीसरे पशुपालक थे, शिल्पकार थे, योद्धा थे, परीक्षक थे, 7 मंत्री उपदेशक थे। नेक्स्ट देखें, मेगास्थनीज भारत समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण नहीं देता है, जबकि कौटिल्य देता है। अशोक के अभिलेखों में मौर्य समाज 5 प्रांतों में विभक्त था। उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, अवंती इरपट्टा उज्जैनी, कलिंग तोशली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र थी। फिर भाग एवं बलि भारत में राजस्व के स्रोत थे। भाग और बलि जो थे वो राजस्व के स्रोत थे। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व करने का समाहर्ता करता था। अंतपाल सीमा रक्षक सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। प्रतिष्ठा विषयों और कमिश्नरों का प्रशासक था। मौर्य योगिनी अधिकारी पौतवा अध्यक्ष माप तौल का कार्य करता था। पर्याध्यक्ष जो था वह वाणिज्य विभाग और शून्याध्यक्ष भूषण खाने का प्रभारी था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिका करती थी, जिसका नागरक और पूर्व मुख्य होता था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्राकिडीज का और विद्वानों के अनुसार अमित्राकिडीज संस्कृत रूप है अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला बिंदुसार को कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग ने 184 BC में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट, वायु पुराण के अनुसार अंतिम कौरव शासक सुशर्मा अपने आंध्र जाति ब्रिटिश शुमक द्वारा मार दिया गया। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने इसे 3री शताब्दी में इससे नहर निकाली। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इन दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है। गुप्तोत्तर काल के मंदिर निर्माणकर्ता पुरी का जगन्नाथ मंदिर बात करें तो अनंत वर्मन चोडगंग, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम है ये। कंदरिया महादेव का मंदिर, धंगदेव चंदेल, कैलाश मंदिर एलोरा है जो कृष्ण प्रथम है जो राष्ट्रकूट वंश का। एलिफेंटा के गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण कराया है। तट मंदिर मामल्लपुरम नरसिंह वर्मन द्वितीय कराया मामल्लन का। नरसिंहदेव प्रथम है जो कोणार्क का मंदिर कराया है। बृहदेश्वर मंदिर है जो तंजावुर राजाराम प्रथम कराता है। कैलाश मंदिर कांची नरसिंह वर्मन द्वितीय कराते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर कांची नंदी वर्मन द्वितीय कराते हैं। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर नंदी वर्मन द्वितीय कराते हैं। महाबलीपुर के एकादशमक रथ नरसिंह वर्मन प्रथम कराते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम गुप्त वंश पीरियड को देखेंगे। इससे पहले हमने मौर्य वंश का अध्ययन किया था। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश जो एक स्वर्णकालीन शासन था गुप्त वंश में। गुप्त वंश के जो महानतम शासक थे उसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय था। इससे पहले भी चंद्रगुप्त फर्स्ट का नाम आता है जो इम्पोर्टेंट है।
गुप्त वंश की जो स्थापना होती है 275 से 550 ईस्वी तक ये शासन किया जाता है। इस वंश की स्थापना 275 ईस्वी में की जाती है महाराज श्रीगुप्त द्वारा स्थापना की जाती है। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट रहता है, जिसने 319 से 335 तक शासन किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट अपने पॉइंट में देखते हैं कि वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम जो रहता है प्रवरसेन प्रथम रहता है, वो 4 अश्वमेध का संपादन कराता है। नेक्स्ट पॉइंट, कन्नौज को महोदयाश्री आदि नामों से भी अभिव्यक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहासकार विसेंट स्मिथ जो रहते हैं उन्होंने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों के से प्रभावित होकर उसे भारतीय नेपोलियन का। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना देता है। तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख है, यह समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिश्रीड जो रहते हैं, संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नालंदा एवं गया के ताम्र पत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो नालंदा गया के जो ताम्रपत्र हैं, से पता चलता है कि समुद्रगुप्त वह प्रथम शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। बट कुछ पुस्तकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया गया है। तो जो मैक्सिमम बुक्स हैं वह तो समुद्रगुप्त को रिप्रेजेंट करती हैं कि परम भागवत का जो उपाधि लिया था फर्स्ट समुद्रगुप्त ने ही लिया था, लेकिन कहीं कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय का भी वर्णन मिलता है इसके संबंध में। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसे शक विजेता भी कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा जो थे रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि थी सकारी। जब वह शकों को पराजित कर लेता है तो एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम है सकारी। चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। होड़ों का पहला जो आक्रमण होता है वह गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ और स्कंदगुप्त के हाथों में वह बुरी तरह पराजित हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होड़ों का जो पहला आक्रमण है ये किसके समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था, गुप्त शासक। नेक्स्ट पॉइंट देखें, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, यहाँ से उत्तर और भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। आयुर्वेद शास्त्र के ये प्रकांड विद्वान थे। किसके? आयुर्वेद शास्त्र के ये प्रकांड विद्वान थे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपना, भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि का वर्णन किया हुआ है, रचना की है, जिसका भाग लीलावती है। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। जो गुप्त काल में स्वर्ण जो मुद्रा थी उसको दिनार के नाम से जाना जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया करते थे। कौड़ियों का प्रयोग
सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है जो सती प्रथा का, यह एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। एरड़ प्रशस्ति 510 ईस्वी है, जिसमें गोपराज नामक एक सेनापति अपनी स्त्री के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त संवत है का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम है। गुप्त संवत की तिथि अगर देखा जाए तो 319 ईस्वी है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के कारण इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा गया। तो जो उसमें कला एवं साहित्य जो प्रगति में हुई, उसी के संबंध में जो गुप्त काल को देखेंगे तो हम स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग अथवा विदक भागम कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया। तो रेशम के लिए गुप्त और गुप्तोत्तर काल में कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। तो वारंगल जो था तीसरी शताब्दी में किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। तो जो दूसरा हूण आक्रमण हुआ उसमें कौन नेता था? तोरमाड़। नेक्स्ट पॉइंट, शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ। जो शतरंज का खेल है, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। शतरंज खेल का आविष्कार कहाँ पर होता है? देखते हैं हम लोग, गुप्त काल पीरियड में भारत में होता है और इसे उस समय चतुरंग नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान और तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। कौन शतरंज? महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट, महर्षि पतंजलि जो थे का योग दर्शन का संस्थापक माना जाता है, आचार्य माना जाता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम था, जिसने अक्षपात भी कहा जाता है। अब हम एक टेबल दिया हुआ है इस बुक में, ऐतिहासिक इमारत और मंदिरें विस्थिति, इसको हम देखेंगे। अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन कहाँ है? बीरभूम पश्चिम बंगाल। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? मुंबई में महाराष्ट्र में मुंबई में है। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है? मामल्लपुर कांचीपुरम में है। सांची स्तूप कहाँ पर है? रायसेन मध्य प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर काल पैगोडा कोडाक उड़ीसा स्टेट में है। फिर नेक्स्ट अपना देखते हैं, दक्षिण काली मंदिर कहाँ है? तो उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर का है? गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में है। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? हेलीबीट कर्नाटक में है। रामेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में है। नटराज मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में उड़ीसा में। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में। अब हर्षवर्धन के पीरियड को देखें हम, हर्षवर्धन के पीरियड को, तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित किया। जो राजधानी थी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित किया। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोच परिषद की संज्ञा दी जाती थी, महामोच परिषद की। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित हुआ था। जो ह्वेनसांग था वह स्वयं छठे समारोह में उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, हर्षवर्धन के समय सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आगमन की है। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वह हर्षवर्धन के काल में आता है। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सी उस पुस्तक को कहा जाता है। सी नाम की पुस्तक का उसने लिखा। इसने भीनन माल की एक यात्रा की थी।
ह्वेनसांग यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यह कुलपति यहाँ के जो थे आचार्य शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे जब ह्वेनसांग आता है। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा एवं उस समय सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यून तू तथा थियान तू नाम से किया। हम लोग राजपूत काल को देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम जो था। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग करता है 736 ईस्वी में। उसने मानखेत को अपनी राजधानी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ कराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग तो राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष फर्स्ट का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख प्रशस्ति जो कर्नाटक में अवस्थित है उसमें हुआ था। एहोल प्रशस्ति भागलकोट कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। यह संस्कृत काव्य में लिखा गया है। एहोल प्रशस्ति जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। तो जो एहोल प्रशस्ति है वो जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। नेक्स्ट पॉइंट, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया जाता है। तो ये हमेशा पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया, जो एक तुर्की मुस्लिम दास था मोहम्मद गोरी का। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विद्यालयों की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला की स्थापना कौन करता है? धर्मपाल करता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, खजुराहो के मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर है जो खजुराहो के मंदिरों में सर्वप्रमुख है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप शामिल है। खजुराहो के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो ये हमेशा पूछता रहता है खजुराहो एमपी में किस स्थान पे है, तो छतरपुर जिले में है। एमपी के डिस्ट्रिक्ट जो है छतरपुर, वहाँ पर खजुराहो का मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। यह मंदिर गुप्तकालीन है। तो जो दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है वह गुप्तकालीन है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हुए हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम ने कराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था, तो सोलंकी शासक भीमदेव फर्स्ट ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट, एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एलिफेंटा से कुछ 7 गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलीकृत स्थापत्य का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट देखें अपना गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर, गुप्तकालीन जो हमारे इंपॉर्टेंट मंदिर है उनको देखेंगे। जैसे विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर है जो उमुबरा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर है जो नचनकुंठार मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर है जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, शिव मंदिर खो मध्य प्रदेश में, भीतरगांव मंदिर कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में जो ईंटों से बना हुआ है। नेक्स्ट देखें,
अजंता की गुफा 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी जो है का चित्र है, एलोरा में प्रशंसनीय है। नेक्स्ट पॉइंट, पुरी स्थित कोणार्क का सूर्य जो विशाल मंदिर है, सूर्यदेव का मंदिर, नरसिंह देवर्मन प्रथम चोडगोन ने बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने बनाया था। तो हमने देखा था भीमदेव फर्स्ट ने जो मोढेरा का सूर्य मंदिर भी बनवाया है, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी सोलंकी शासक भीमदेव फर्स्ट ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर को की शैली नागर है। नेक्स्ट पॉइंट, जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपुचिया के शासक सूर्यवर्मन द्वारा 12वीं सदी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर में कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, बोरबुदूर का प्रख्यात स्तूप इंडिया के जावा द्वीप पर स्थित है। बोरबुदूर यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट पॉइंट, पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। जो पांड्यों को काल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों का निर्माण 3 शैली में मुख्यतः होता था, नागर शैली और द्रविड़ शैली जो साउथ में थी, और बेशर शैली। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पल्लव कालीन मामल्य शैली में बने रथों या एकात्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा था। तो जो मामल्य शैली में मंदिर बनाए गए साउथ में द्रविड़ शैली में, वो द्रौपदी रथ सबसे उसमें छोटा मंदिर था। नेक्स्ट पॉइंट, संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित हुए। अब उनके संगम कौन था, स्थान कहाँ था, अध्यक्षता कौन थी, इसको हम देखते हैं। जो प्रथम संगम था वो मदुरई में होता है, अगस्त ऋषि इसकी अध्यक्षता करते हैं। द्वितीय संगम जो था कपाटपुरम अलवाई में होता है, और अगस्त ऋषि और तोल्कापियर इसकी अध्यक्षता करते हैं। तृतीय संगम मदुरई में होता है, और नकीरर इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय जो था वो महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महर्षि अगस्त को तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जो महर्षि अगस्त हैं, इनको तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आदिकल था। जो इलंगो आदिकल था शिल्पाधिकारम का लेखक था। नेक्स्ट पॉइंट, संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं का वर्णन मिलता है, उद्भव और विकास का वर्णन मिलता है। इसके अलावा किसी भी शासक का वर्णन नहीं मिलता। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है तथा लघु वेद भी माना जाता है। इसे मुम्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना जो मुम्पाल के कवि तिरुवल्लुर ने की थी। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर जो राजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगईकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट, संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। नेक्स्ट पॉइंट, परांतक प्रथम ने मदुरै के पांड्य राजाओं को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट, कुलुंतुक प्रथम के समय श्रीलंका के राजा विजयवाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। नेक्स्ट पॉइंट, चोल शासक कुलुंतुक फर्स्ट के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूतमंडल चीन भेजा गया। तो किसके शासनकाल में चोल दूतमंडल चीन भेजा जाता है? तो कुलुंतुक फर्स्ट के काल में। ये इंपॉर्टेंट है। 72 सौदागरों। शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। तो पूछ देता है कभी कभी कि जो शिव की दक्षिणामूर्ति की प्रतिमा है उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, चालुक्य के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्चतम पदों पर नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, कम्बन द्वारा रचित रामायण या रामावतारम तमिल भाषा में है।
तो ये पूछ देता है कि जो तमिल भाषा में रामायण लिखा गया है उसने किसने लिखा है, तो कम्मन ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, मानेखेत थी। नेक्स्ट पॉइंट, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट पॉइंट, हर्ष को संस्कृत के 3 नाटकों द्वारा रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिता, रत्नावली, नागानंद। तो हमेशा पूछता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी है, तो हर्ष की रचना है। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, भाड़, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया हुआ है। अब हम कुछ लेखक देखेंगे और उनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो सर्व वर्मा थे, कांतर का तंत्र के जो रचनाएं थी उनकी थी। भारवी कीर्तार्जुनीयम थी। राजशेखर कर्पूर मंजरी थी। चंद्र बरबादाई जो इम्पोर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो थी। विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्तम थी। जयनायक पृथ्वीराज विजय थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, पृथ्वीराज विजय जो है वो किसकी थी, पृथ्वीराज विजय की रचना थी। जयनायक जो थे उन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, शारंगदेव हमीर रासो की रचना की। विल्लड़ विक्रमादेव चरित्र की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पल्लव वंशी शासक देवपाल बौद्ध महत्वानुयायी था, लेखकों में उसे परम सौगौत कहा गया। तो परम सौगौत को उपाधि किसने धारण की थी, तो परम सौगौत की उपाधि जो धारण की थी वह देवपाल ने धारण की थी। देवपाल ने अपने जावा के मंदिरों के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए। नेक्स्ट पॉइंट, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। तो पूछता है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, तो जेजाक भुक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका जो शासनकाल 836 से 885 रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति का मिताक्षरा शीर्षक से टीकाकरण लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, जीमितवाहन ने दायक भाग नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट, भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग्देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट, रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय वंश से है। तो पूछता है रुद्रमा देवी का संबंध किससे है, तो काकतीय वंश से था। काकतीय साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो वारंगल थी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए और पिट के PYQ अगर आपको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट दी गई है, उसे फॉलो कर लें। अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए। धन्यवाद।